तारीख 14 अप्रैल 2008। लोकेशन अमरोहा का बावनखेड़ी गांव। समय हो रहा था रात के करीबन 2 बजे के आसपास का। अचानक से गांव वालों को एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। बदहवा सी हालत में गांव वाले भागते हैं और एक घर के सामने पहुंचते हैं जो कि एक मास्टर का था जिसका नाम था शौकत अली। शौकत अली की बेटी शबनम घर की छत पे खड़ी हुई दहाड़े मार मार कर रो रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, वो मुझे भी मार डालेंगे। गांव वालों की कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से कुछ लोग घर की दीवार को फांद कर घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही मेन गेट को धक्का मारते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो शबनम से गुहार लगाते हैं कि वो नीचे आकर दरवाज़ा खोले, पर शबनम सिर्फ रोए जा रही थी और बार बार यही चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। गांव वाले किसी तरीके से उसे कन्विंस करते हैं और शबनम नीचे आके दरवाज़ा खोलती है। गांव वाले घर के अंदर जाते हैं और अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। सबसे पहले गांव वाले जाते हैं उस घर की छत पर जहां पे खड़ी होकर शबनम चिल्ला रही थी। वहां पे चारपाई पे मास्टर शौकत अली की लाश पड़ी थी और सर तन से जुदा कर दिया गया था, यानी सर को पूरे तरीके से उसके धड़ से काट के अलग कर दिया गया था। चारों तरफ खून बह रहा था। गांव वाले फिर एक कमरे में जाते हैं जहां पे मास्टर शौकत अली के बड़े बेटे अनीस और उसकी बीवी अंजुम की लाश मिलती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शौकत अली का सर तन से जुदा कर दिया गया था, इन दोनों का भी सर तन से जुदा कर दिया गया था। बाजू में 9 माह का उनका एक बेटा था अर्श, उसकी भी लाश बरामद हुई। दूसरे कमरे में जब गांव वाले गए तो मास्टर शौकत अली का छोटा बेटा राशिद, उसकी लाश भी उसी तरीके से मिलती है, सर तन से जुदा। गांव वाले जब तीसरे रूम में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें हाशमी जो कि शौकत अली की बीवी थी और रबिया जो कि उसकी भतीजी थी, उनकी भी लाश मिलती है। ठीक उसी तरीके से सबके सर तन से जुदा कर दिए गए थे। चारों तरफ खून बह रहा था, दीवारें रक्त से लिप्त थी। गांव वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतने विभत्स तरीके से कोई कैसे एक ही रात में पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार सकता है। मन में सवाल और भी उठ रहे थे कि आखिरकार एक मास्टर की दुश्मनी किससे हो सकती है? कौन ऐसे हैवानियत से इस तरीके के कत्ल को अंजाम दे सकता है? और चारों तरफ बहते इस रक्त के बीच में रबिया जिंदा कैसे रह गई? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कत्ल कैसे किए गए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कास्ट की चूरन जो आपको हिंदुस्तान में स्पेशली हिंदुओं को खिलाई जा रही है, उसका एक दूसरा साइड भी है जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता, पर इस वीडियो में आपके सामने उस बात का भी खुलासा करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको हर उस इंफॉर्मेशन से अवगत कराऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू नोइंग द रियल फेस ऑफ द सोसाइटी। दिस वीडियो is all about the dark secrets of the Amroha mass murder. इस कहानी को समझने के लिए आपको 2 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि सन 2006 में। मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम सरकारी स्कूल में शिक्षा मित्र थी, रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल पहुंचने के लिए वो घर से निकलती थी, एक चौराहे पे जाती थी और वहां पे ऑटो पकड़ के वहां से स्कूल की तरफ निकला करती थी। उस चौराहे के पास आरा मशीन लेके एक लड़का खड़ा रहता था जिसका नाम था सलीम। आरा मशीन जिससे लकड़ी काटी जाती है। सलीम अक्सर क्या रोजाना ही शबनम को निहारा करता था, उसे देखा करता था। सलीम मन ही मन शबनम से प्यार करता था, पर शबनम ने कभी भी सलीम की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी उसकी नजर उस पर पड़ी। पर 2006 में यह सब कुछ बदलने वाला था। एक रोज शबनम घर से निकलती है, चौराहे पे पहुंचती है, ऑटो का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सलीम पर पड़ती है और वो ये पाती है कि सलीम उसकी तरफ देख रहा है। सलीम झेंप जाता है और दूसरी तरफ अपनी नज़र कर लेता है। शबनम कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन शबनम रोज़मर्रा की तरह रोज़ के अपने रूटीन की तरह घर से निकलती है, चौराहे पे पहुंचती है, ऑटो का इंतज़ार कर रही होती है और उसकी नज़र फिर से सलीम पर पड़ती है। सलीम फिर से उसकी तरफ निहार रहा था। लगातार दूसरे दिन सलीम से नज़र मिलने के बाद और उसे अपनी तरफ देखता पाते हुए शबनम थोड़ी शर्मा सी जाती है। वो अपने पल्लू को थोड़ा ठीक करती है, ऑटो में बैठती है और फिर स्कूल की तरफ निकल जाती है। ये सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा और एक दिन जब फिर से शबनम की और सलीम की नज़रें मिलती है तो शबनम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और यहाँ से इनके बीच में आंखों ही आंखों में कॉन्वर्सेशन होने शुरू होते हैं। रोज़ एक दूसरे की तरफ देखना और मुस्कुराते रहना। शबनम एक दिन घर पर थी। अचानक से उसके घर की घंटी बजती है
तो उसके पिता शौकत अली पीछे से आवाज़ देते हैं कि बेटी देखना ज़रा कौन है बाहर। जब वो घर का दरवाज़ा खोलती है तो सामने और कोई नहीं बल्कि सलीम ही खड़ा था। उसे देखकर वो अपने मुसलमान अंदाज में जो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं उस तरीके से ग्रीटिंग करता है, पलट के उसे जवाब देती है। अंदर से शौकत अली की आवाज़ आती है कि कौन है बेटी। कहते हुए वो बाहर की तरफ निकलते हैं और निकल के जब उनकी नज़र सलीम पर पड़ती है तो कहती है कि अरे तुम आ गए बेटा, बैठो मैं ज़रा कपड़े बदल के आता हूँ। और अपनी बेटी को यानी शबनम को कहते हैं कि इसे चाय पानी वगैरह कुछ पूछ लो। शबनम अंदर जाती है और सलीम के लिए एक गिलास पानी का लेके आती है। उसे अपने पास पाकर उसके घर में पहली बार ही देखकर सलीम उसे कहता है कि आप घर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। शबनम ने ये सुन लिया था पर फिर भी उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे सुनाई नहीं दिया है, तो उसने उसे कहा कि क्या आपने मुझसे कुछ कहा? तो पलट के वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं। तो शबनम कहती है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा डरपोक हो। तो सलीम अपनी बाहों को थोड़ा सिकुड़ कर कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तो शबनम कहती है कि लगता तो है। सलीम पलट कर जवाब देता है कि मैं किसी और से नहीं डरता, सिर्फ आपसे डरता हूँ। यहाँ से शबनम की और सलीम की लव स्टोरी शुरू होने वाली थी। बहरहाल शौकत अली बाहर निकलते हैं और सलीम की बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल पड़ते हैं। अगले दिन शबनम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और पहली बार उसने अपने आप को आईने में संवारना शुरू किया था। अपने आप को निहार रही थी, दुपट्टा ठीक किया, थोड़ा मेकअप लगाया, सर को ढका और अपने आप को देखकर मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलकर उसी चौराहे पे पहुंचती है जहां से वो ऑटो लेकर अक्सर स्कूल जाया करती थी। उसकी नज़र उस मशीन की तरफ जाती है जहां पे सलीम अक्सर खड़ा होकर उसे देखा करता था, पर उस दिन सलीम वहां पे मौजूद नहीं था। सलीम को वहां ना पाकर शबनम थोड़ी डिसअपॉइंट सी होती है। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार जिस लड़के को वो अपना प्यार मानने लगी थी वो वहां पे मौजूद क्यों नहीं है। उसकी नज़र अचानक से बाजू में पड़ती है तो वो पाती है कि सलीम अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके बाजू में खड़ा है। सलीम शबनम को कहता है कि अगर इजाज़त हो तो आपको स्कूल छोड़ दूं। तो शबनम कहती है कि अगर मना कर दूं तो। सलीम इस बात को सुनकर मुस्कुरा देता है। ना उसने कोई ज़िद की ना ही कोई गुजारिश की, बस शबनम को देखकर मुस्कुराता रहा। तो शबनम फिर से रिपीट करती है कि तुम बहुत डरपोक हो। तो सलीम फिर से कहता है कि मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। तो कहती है कि तुमने आज तक मुझसे पहले कभी क्यों नहीं पूछा कि क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। तो सलीम रिप्लाई करता है कि हिम्मत नहीं हुई। तो शबनम फिर से कहती है कि इसका मतलब तुम सच में डरपोक हो। खैर, इस छोटे से फ्लर्टिंग वाले इंसिडेंट के साथ वो सलीम की बाइक पर बैठती है और दोनों साथ में स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ पे शबनम अपने घर से रोज़ बन सवर कर निकलती थी और उसके बाद सलीम के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल तक जाया करती थी। घर वालों को इस बात की कोई भी कानो कान खबर नहीं थी कि शबनम सलीम नाम के एक लड़के के साथ इश्क कर रही है। शबनम के परिवार में सब कुछ बदलने वाला था और उसके परिवार को इस बात का इल्म तक नहीं था। दोनों प्यार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और दोनों के बीच में दूरियां घटती जा रही थी, नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। भरोसा और लगाव बढ़ रहा था और दोनों का प्यार परवान चढ़ते जा रहा था। इसी दौरान एक दिन शबनम सलीम से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो उसे कहता है कि बैठो फिर बात करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे इमीडिएटली बात करनी है। तो सलीम उसे फिर से कहता है कि तुम पहले इत्मीनान से बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ। शबनम बैठती है और उसे कहती है कि इस महीने मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। शबनम डरी हुई थी। शबनम ये सोच रही थी कि इस बात को सुनकर शायद सलीम गुस्सा हो जाएगा या फिर उसे अकेला छोड़ देगा, पर सलीम एक जेंटलमैन निकलता है और सलीम उसे कहता है कि बस इतनी सी बात से परेशान हो, कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे। तो शबनम कहती है कि पर मुझे नहीं पता कि अब्बू मानेंगे इस बात के लिए या नहीं। तो सलीम उसे सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर वालों से कुछ दिनों के लिए बात करना थोड़ा कम कर दो। फिर वो तुमसे जब जानने की कोशिश करेंगे कि तुम घर में इतनी चुप चुप से क्यों रहती हो, तो तुम उन्हें ये बताने की कोशिश करना कि तुम किसी से प्यार करती हो। मेरा नाम मत लेना, पर ये बताना कि किसी से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट, और उसके बाद आगे क्या करना है हम उसका डिसीजन उसके बाद लेंगे। शबनम यही करती है। शबनम अपने घर वालों से बात करना कम कर देती है।
सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे लगी रहती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने रूम में अपने आप को कैद करके रहती थी। घर वालों ने फिर भी इतना कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। हालांकि माँ बाप दोनों ने ये नोटिस ज़रूर किया था कि शबनम थोड़ी उदास सी रहने लगी है। इसी दौरान एक शाम को शौकत अली अपनी बीवी हाशमी के साथ बैठे थे। हाशमी सब्जियां काट रही थी और शौकत अली कहते हैं कि शबनम आजकल कुछ रुकी रुकी सी लगती है, उदास सी लगती है। तो हाशमी सर हिलाते हुए हाँ कहती है। तो शौकत अली पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो हाशमी उन्हें जवाब देती है कि उसकी शादी की उम्र हो रही है, तुम्हें उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए। तो शौकत अली कहते हैं तो क्या ये निकाह के लिए गुमसुम बैठी है। तो हाशमी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुमसुम तो मान हो सकता है ऐसे ही हो, पर चूंकि लड़की जवान हो रही है, उसका मन कहीं बहक ना जाए, उससे पहले अगर हम निकाह कर दें तो अच्छा रहेगा। तो शौकत अली हंसते हुए अपनी बीवी को छेड़ता है और कहता है कि शादी के पहले तुम्हारा भी मन कहीं बहका था। अब इस बात का जवाब अगर हाशमी सच में दे देती तो शायद आपको पता चल जाता कि कहानियाँ ऐसे परिवारों में किस तरीके से चलती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें, आगे बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन किस तरीके से एक अलग मोड़ लेता है। इस हंसी ठिठोली वाले कॉन्वर्सेशन के बाद कुछ दिन और निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि शबनम घर में रहकर भी घर में मौजूद नहीं है। एक दिन हाशमी शबनम को आवाज़ लगाती है और कहती है अब्बू के लिए पानी लेके आना। वो पानी लेके जब बाहर आती है तो हाशमी उसे कहती है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, एक रिश्ता आया है सऊदी से। हाशमी कुछ नहीं कहती, सर झुका के चुपचाप मुड़ जाती है और मुड़ते हुए कहती है कि लड़का देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने लड़का ढूंढ लिया है। माँ और बाप दोनों इस बात को सुन लेते हैं। शबनम तब तक किचन के अंदर पहुंच चुकी थी। हाशमी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है कि ये क्या बकवास कर रही है तू। शौकत अली पढ़े लिखे इंसान थे, एक टीचर थे, तो उन्होंने फिर भी थोड़ी कामनेस दिखाई और वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि कौन है लड़का, मुझे उसके बारे में बता, अगर जात बिरादरी का है तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्या वो तुझसे शादी करना चाहता है। हाशमी लेकिन कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव थे और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे शादी कर दोगे, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर किसी लड़के से बात करने की, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है और तुम इसे और प्रोत्साहित कर रहे हो। ये कहते हुए हाशमी ने शबनम के गाल पे 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ खाने के बाद शबनम और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि शादी करूंगी तो मैं उसी से करूंगी, उसके सिवा और किसी से नहीं करूंगी। यहाँ पे सलीम का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पे सलीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ घर के माहौल में एक गर्मी आ गई थी। रात का समय था, सब खाना खा चुके थे, पर शबनम अपने कमरे से नीचे नहीं आई थी, ना उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था। हर कोई उसे आवाज़ देकर थक चुका था, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। शौकत अली इवेंचुअली थक हार कर प्लेट लेकर जाते हैं और अपनी बेटी को उससे मान मनुवार करते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए और कहते हैं कि मुझे तुझसे बात करनी है। कमरे के अंदर जाते हैं दरवाज़ा खुलने के बाद और अपने हाथ से अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। खाना खिलाते हुए वो उससे पूछते हैं कि आखिर मुझे उस लड़के के बारे में बता जिससे तू शादी करना चाहती है। तो शबनम उसे पलट के कहती है, उन्हें पलट के बताती है कि उसका नाम सलीम है। तो शौकत अली पूछते हैं कहाँ रहता है, क्या करता है। तो वो उन्हें रिमाइंड कराती है उस लड़के के बारे में जो कुछ दिन पहले इनके घर आया था। जैसे ही शबनम ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, शौकत अली को अचानक से याद आ जाता है कि ये लड़का तो वही है जो आरा मशीन पर चौराहे पे काम करता है। उस लड़के के बारे में सुनकर शौकत अली, जो कि अभी तक काम थे, कूल काम कलेक्टेड, वो भी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये गैर जात वाले से तो शादी कैसे कर सकती है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुझे कहाँ रखेगा, कैसे कमाएगा, क्या खिलाएगा। पलट के शबनम कहती है कि मैं डबल ए में हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना घर खुद चला लूंगी, शादी के बाद क्या करना है, घर को कैसे चलाना है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर शौकत अली भी गुस्से में आ गए थे और उनका सबसे बड़ा कंसर्न था जात। यहाँ पे मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ जिसको लेकर हिंदुओं को अक्सर डिवाइड किया जाता है कि कास्ट 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 कास्ट, और ये कहा जाता है कि और कहीं पे भी कास्ट सिस्टम नहीं होता। मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम होता है और इसी कास्ट सिस्टम के बेसिस के ऊपर शौकत अली ने शबनम की शादी सलीम से ना करवाने का डिसीजन ले लिया था। पर यह डिसीजन उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत और सबसे डेंजरस डिसीजन होने वाला था। क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं।
अपनी बेटी की बातों को सुनकर शौकत अली गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, पर फिर भी उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। और वो उसे कहते हैं कि तुम बहक गई हो, वो हमारी जात का नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। और शबनम बार बार यही रिपीट कर रही थी कि शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी, उसके लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। तो शौकत अली पलट कर कहते हैं, क्या करोगी, हमें जान से मार डालोगी? ये कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे समझाने की कोशिश करी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बेटी को उन्होंने गले से लगाया था, उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, वो दर्द के, दुख के या फिर डर के नहीं थे। उन आंसुओं के अंदर तेजाब था। और शबनम अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए तैयार थी। ऑब्वियस सी बात है कि घर से निकलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसे घर में नज़रबंद कर दिया गया था। तो सलीम से उसकी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन सिर्फ मोबाइल कॉल्स के ऊपर ही हुआ करती थी। पर एक दिन वो सलीम से मिलने के लिए घर से निकलती है, और घर से निकलने, जिस दिन वो घर से निकली थी उसकी एक रात पहले शबनम को बहुत उल्टियाँ हुई थी, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। पर घर वालों को ये लगा कि ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने उसकी तरफ ऐसा कुछ ध्यान दिया नहीं। जो शबनम हमेशा बन ठन कर घर से निकला करती थी, मेकअप लगाकर, बालों को संवार कर, दुपट्टा, अच्छे कपड़े पहनकर, वो उस दिन सलीम से निकलती है, अपने आप को आईने में नहीं देखती है, ना निहारती है, ना मेकअप करती है, ना नए कपड़े पहनती है। बेतरतीब हालत में पहुंचती है सलीम के पास और कहती है कि घर वालों ने शादी करवाने से मना कर दिया है। तो सलीम कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से भाग जाएंगे, दूर कहीं जाके रहेंगे। तो पलट के शबनम कहती है, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी तो उसी घर में। उसकी इस बात को सुनकर सलीम पूछता है कि और तुम्हारे घर वाले ये होने देंगे? हम उनके साथ उस घर में रहेंगे और वो कुछ नहीं कहेंगे। तो शबनम धीरे से बुदबुदाती है, बचेंगे तब रोकेंगे ना। शबनम की इस बात को सुनकर सलीम के दिमाग में भी प्लानिंग चलने लगी थी। सलीम शबनम का साथ देने के लिए तैयार था, पर उसने उसे समझाया कि घर में अभी सबसे अच्छे रिश्ता बना के रखो, पहले सब कुछ ठीक करो, फिर आगे का काम किया जाएगा। शबनम अपने घर जाती है और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सलीम से रिश्ता तोड़ लिया है। आई विल मैरी वेयरएवर यू वांट मी टू गेट मैरिड। जैसे ही शबनम अपने परिवार से माफ़ी मांगती है, उनका गुस्सा काफुर हो जाता है। वो उसे गले लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटी, हम जो सोच रहे हैं तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं। जात बिरादरी का अगर वो होता भी तो हम इस बारे में सोच लेते, पर ना वो हमारी जात बिरादरी का, ना वो पढ़ा लिखा। तेरे पिता मास्टर, तू डबल MA, तेरा बड़ा भाई इंजीनियर, तेरा छोटा भाई उभरता हुआ इंजीनियर, यानी कि वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था। इस बीच में क्या ये अच्छा लगता कि तू गैर जात वाले से, जो एक अनपढ़ लड़के से, शादी करती? शबनम कहती है कि हाँ माँ, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। सब गले मिलते हैं और बात ऐसे हो जाती है मानो कि पास्ट को पीछे छोड़ दिया गया हो, पर ऐसा होने नहीं वाला था। ये दिन था 14 अप्रैल 2008 और समय हो रहा था करीबन 9 बजे के आसपास का, और इस परिवार को कोई आइडिया नहीं था कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। शबनम के घर के सब लोग उस रात को खाना खा चुके थे। सब अपने घर के अंदर बैठकर एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि अचानक से शबनम कहती है कि क्या कोई चाय पिएगा? तो अचानक से अनीस कहता है सबसे पहले झटके से कि मैं पीऊँगा। तो शौकत अली हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, चाय तो बना लो। शबनम अंदर जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। चाय की खुशबू घर में चारों तरफ फैल चुकी थी। इलायची की, अदरक की जो चाय बनती है उसका टेस्ट अलग होता है। घर में खुशनुमा माहौल था। घर वाले खुश थे कि बेटी वापस से सही रास्ते पर आ गई है। अचानक से राशिद अंदर से निकलता है, जो छोटा भाई था, और कहता है कि क्या मेरे लिए चाय नहीं बनी? और शबनम इतने में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है और कहती है सबके लिए बनी है। वो सबको चाय देती है और सब चाय पीना शुरू करते हैं और आखिरी गिलास वो राशिद को देती है। तो सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी चाय कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरी चाय अंदर है, लेके आती हूँ, ट्रे में जगह नहीं थी। शबनम अंदर जाती है, अपनी चाय लेके आती है और वहाँ पे बैठ के सबके साथ चाय का लुत्फ उठाती है। थोड़ी देर में सारे के सारे घर वाले सो जाते हैं। वक्त हो रहा था रात के करीबन 11, साढ़े 11 बजे के आसपास का। शबनम फोन करती है सलीम को और उसे कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, सबके सब सो गए हैं, तुम घर आ जाओ। सलीम शबनम के घर पहुंचता है 11:15 बजे के आसपास, और सबसे पहले पहुंचते हैं वो वहां जहां शौकत अली सोया हुआ था, यानी कि छत पे चारपाई डाल के।
टॉर्च से पहले शबनम उसके चेहरे पे लाइट मारती है और उसे टच करके हिलाने की कोशिश करती है, पर शौकत अली का कोई भी रिएक्शन नहीं आता। रीज़न ये था कि चाय के अंदर नींद की दवा मिलाई गई थी शबनम के द्वारा और सारे के सारे घर वाले जो है बेहोश थे। जब शौकत अली बिल्कुल भी नहीं उठता है नींद से तो सलीम अपने साथ लाई हुई कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पे एक जोरदार प्रहार करता है और उसके धड़ से उसके सर को अलग कर देता है, सर तन से जुदा। चारों तरफ खून ही खून। फिर वो पहुंचती है उस रूम में जहां पे अनीस अपनी बीवी अंजुम के साथ सोया हुआ था। वो भाई को इसी तरीके से हिला के देखती है, जब वो नहीं हिलता तो उनका भी वही हश्र होता है जो शौकत अली का होता है, सर तन से जुदा। फिर बाजू में एक 9 माह का बच्चा था अर्श, उसके ऊपर नजर पड़ती है। सलीम उस 9 माह के बच्चे के मुंह के ऊपर हाथ लगाता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। वो बच्चा हाथ पांव चलाता है और अचानक से फिर सुन्न पड़ जाता है, मौत के घाटों से भी उतार दिया जाता है। फिर वो पहुंचते हैं राशिद के रूम में, जो कि छोटा भाई था, उसका भी वही हश्र किया जाता है। और उसके बाद इवेंचुअली हाशमी जो कि उसकी माँ थी और राबिया जो कि शौकत अली की भतीजी थी, उनके रूम में पहुंच के उन्हें भी मौत की घाट उतार दिया जाता है। शबनम फिर सलीम को गले लगाती है और कहती है कि चलो सारे के सारे हमारी ज़िंदगी से रफा दफा हो गए, अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से निकलो, कुछ दिनों तक छुपे रहना, उसके बाद मुलाकात होगी। सलीम उसे आलिंगन भर के एक किस करके वहाँ से निकल जाता है। सलीम को गए हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उस बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनकर शबनम घबरा जाती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्श बच कैसे गया। वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि अर्श चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। वो सलीम को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुमसे एक बच्चा भी नहीं मारा गया, वो बच्चा अभी तक जिंदा है। तो सलीम उसे पलट के कहता है कि हो सकता है वो नहीं मरा हो, बेहोश हुआ हो। तो वो उसे कहती है कि तुम वापस आओ और इसे मौत के घाट उतारो। सलीम कहता है कि मैंने 6 लोगों को मारा है, कम से कम एक खून तो तुम करो। ये कहकर सलीम फ़ोन को काट देता है। इंसान कितना वहशी हो सकता है और एक लड़के के प्यार में या एक लड़की के प्यार में किस तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं कि जहाँ पे छोटे बच्चे तक को मौत के घाट उतारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। शबनम यही करती है। वो उस 9 महीने के छोटे बच्चे अर्श की गर्दन जोर से दबाना शुरू करती है। अर्श और चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, पिलकता है, लेकिन अचानक से गर्दन टूटने की आवाज़ आती है, क्रैक, और अर्श दम तोड़ देता है। जैसे ही अर्श दम तोड़ता है, शबनम चीखना चिल्लाना शुरू करती है। और यही वो माहौल था, यही वो पल था जब वो 2 बजे के आसपास में अपने घर की छत पे पहुंचती है, चीखती है, चिल्लाती है और गांव वाले घर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। शहर और सुबह तक प्रदेश में हड़कंप मच चुका था। पुलिस प्रशासन वहां पे आ चुका था और अपनी तफ्तीश शुरू कर चुका था। उस समय पे चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी मायावती, वो भी इस गांव में पहुंची थी। देश भर में एक मीडिया फ्रेंजी शुरू हो चुका था जहां पे इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा था। सवाल ये था कि आखिर इस परिवार को किसने मारा। पड़ोसियों ने शबनम से जब पूछा तो उसने ये कहा था कि वो तो आराम से सोई हुई थी और उसे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। छत पे एक तरफ उसके पिता चारपाई पे सोए हुए थे और एक तरफ वो सोई हुई थी। जब अचानक से बारिश की कुछ बूंदें उसे अपने मुंह पर महसूस हुई, उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि उसका परिवार जो है मौत के घाट, उनकी सारी की सारी लोगों की जो है लाशें वहां पे पड़ी हुई है। ये कॉन्वर्सेशन या ये बयान जो दिया गया पड़ोसी से, जब ये शेयर किया गया, तो लोगों के मन में इनिशियली कोई भी शक का कीड़ा नहीं जागता है। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि शबनम झूठ कह रही है। पर पुलिस वालों के दिमाग के अंदर शबनम का जो बयान है वो खटक रहा था। उसका रीज़न ये है कि जो एसएचओ थे, जो थाने के एसएचओ थे, उन्होंने जब तफ्तीश करनी शुरू करी, पूरे घर को जब उन्होंने खंगाला, तो उन्होंने ये पाया कि किसी के भी बिस्तर के ऊपर कोई भी चादर बिखरी हुई नहीं थी, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए किसी ने भी स्ट्रगल नहीं किया। शबनम का ये कहना था कि हो सकता कि चोरी करने के लिए घर में कोई लुटेरे घुसे होंगे, उन्होंने इनका कत्ल कर दिया होगा। अचानक से एक कांस्टेबल एक दवाई का पत्ता लेकर आता है और एसएचओ को दिखाता है। वो नींद की दवाई का रैपर था, पर चूंकि केस सेंसिटिव था और एक खास किस्म का समुदाय इस पूरे के पूरे हत्याकांड में सम्मिलित था,
तो वो कोई भी डिसीजन या कोई भी रिएक्शन इमीडिएटली नहीं दे सकते थे बिकॉज ऑफ द बैकलैश कि अगर शक गलत निकल गया तो एक अलग तरीके का माहौल प्रदेश में बनाया जा सकता है। पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि सारे के सारे परिवार वालों के बॉडी के अंदर नींद की गोली थी, यानी कि सारे के सारे लोग बेहोश थे जब उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इसी बीच पुलिस वाले शबनम के CDR निकालते हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकालते हैं मोबाइल के, तो वो ये पाते हैं कि रात के 11:30 बजे से लेकर 1:09 तक कई बार उसने एक ही नंबर को बार बार फ़ोन किया था, उसी पे उसके कॉन्वर्सेशन हुए थे। और 1:40 से लेके 2:11 तक यानी 31 मिनट का एक और कॉल हुआ था जो कि इसने किसी और उसी नंबर के साथ किया था। पुलिस शबनम के ऊपर अपना घेरा डाल चुकी थी, उसे उसके ऊपर शक हो चुका था, तो वो शबनम को क्वेश्चनिंग करने के लिए उठाती है और पूछती है कि अगर चोरी करने के लिए लोग आए थे तो घर के अंदर कैसे घुसे। तो उसने कहा कि दरवाज़ा खोलकर घुसे होंगे, दरवाज़ा तोड़कर। तो पुलिस वालों ने कहा लेकिन जब गांव वाले आए थे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो शबनम कहती है कि फिर वो छत से आए होंगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि अगर वो छत से आए होंगे तो तुम्हें तो आवाज़ सुनाई दी होगी क्योंकि तुम भी छत पे सोई हुई थी। इस बात का जवाब शबनम दे नहीं पाई। तो पुलिस वालों ने फिर से उसे थोड़ी कड़क आवाज़ में पूछा कि चुपचाप सच बता दो, तुमने आखिरकार 7 लोगों का कत्ल किया है। तो शबनम ये कहती है कि मैंने 7 लोगों का कत्ल नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कत्ल किया है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बाकी लोगों को किसने मारा। शबनम इमीडिएटली सलीम का नाम ले लेते हैं कि 6 लोगों को सलीम ने मारा है, मैंने सिर्फ अर्श को यानी कि उस 9 महीने के बच्चे को मारा है। शबनम के इस इकबाल जुर्म के बाद पुलिस वाले इमीडिएटली सलीम को उठाते हैं। मोबाइल नंबर चेक किया जाता है तो वो सलीम का ही निकलता है। सलीम इमीडिएटली अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और गांव के ही तालाब में जहां पे उसने उस कुल्हाड़ी को फेंका था वहां से उस कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया जाता है। DNA टेस्टिंग वगैरह होती है, ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, सारे के सारे जांच करी जाती है और प्रूव हो जाता है कि मर्डर वेपन यही था। कत्ल को 5 दिनों के अंदर सॉल्व कर दिया गया था। RP गुप्ता जो कि SHO थे, उन्होंने 300 पन्नों की एक चार्जशीट दायर करी थी जिसके बुनियाद के ऊपर शबनम के ऊपर और सलीम के ऊपर केस चलाया जाता है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जब ये केस चल रहा था तो 13 दिसंबर 2008 को शबनम जेल में ही एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म देती है। मौत की सज़ा सुना दी जाती है, उसके खिलाफ अपील करी जाती है और निचले कोर्ट के डिसीजन को अपर कोर्ट्स के द्वारा भी बरकरार रखा जाता है। केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको बरकरार रखता है। ये दोनों फिर प्रेसिडेंट से गुहार लगाते हैं कि इन्हें क्षमा कर दिया जाए। प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन इनकी मर्सी प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज के इस समय में इस घटना को करीबन 17 साल हो चुके हैं, पर शबनम और सलीम अभी तक जेल में है और अपनी मौत के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल ये है कि 17 साल बाद भी ऐसा घृणात्मक कार्य करने वाले ये 2 कातिल जिंदा क्यों हैं? ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पे इंसाफ ऐसा प्रतीत तो होता है कि मिल रहा है पर एक्चुअली में मिलता नहीं है। एनीवेज, इतने बड़े हत्याकांड के बाद किसी भी तरीके का जस्टिस मिलना तो इट्स जस्ट अ कंसोलेशन प्राइज, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं वो तो मर चुके हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो में उस सवाल को एड्रेस करने के लिए जिस सवाल को एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जहाँ पे हिंदुओं को अक्सर कहा जाता है कास्टिज्म, हिंदुओं में कास्टिज्म बहुत है, जातिवाद बहुत है। इस वीडियो को ऑफ कोर्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि एक हत्याकांड और उसके बारे में जो कुछ भी हुआ, पर मैं ये भी आपको बताना चाहता था कि कास्टिज्म सिर्फ आपके हिंदुओं के बीच में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इसके बारे में बताया नहीं जाता, आप इसके बारे में जानना नहीं चाहते और आपको इसी तरीके से आप एकत्रित ना हो पाओ, आपके अंदर एकता ना आए, उस चीज़ को मिटनेट करने के लिए आपको जात के नाम पे तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडिस्ट्स जो हैं काम कर रहे होते हैं और आप उनको सक्सेसफुल होने दे भी रहे हो। कब तक होने देते रहोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सवाल ये भी है कि एक बेटी अब जन्म देने वाली माँ को कैसे मार सकती है, अपने बाप को कैसे मार सकती है, छोटे बच्चों का कत्ल कैसे कर सकती है।
बट देन अगेन, कभी कोई ड्रम में मार के किसी को फेंक रहा है, कभी कोई जिंदा किसी को ज़मीन में गाड़ रहा है। लड़कियों के द्वारा परिवार को मारना, बॉयफ्रेंड को मारना या फिर किसी और का कत्ल कर देना आजकल कोई नई खबर नहीं रह गई है। कुछ भी इसके अंदर सरप्राइजिंग नहीं रह गया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं इस समय सोच रहा हूँ कि आखिरकार हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है, इसका जवाब आप देना। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद में कि हिंदू एक बार ही जागेगा और अपने आप को एक दूसरे के साथ संगठित करने की कोशिश करेगा। आप संगठित होते हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ और डिपेंड करती है आपके ऊपर, और वो है इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेड मेंबर बनना। जितने ज़्यादा पेड मेंबर चैनल पे होते हैं उतना ज़्यादा चैनल ग्रो करता है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स अ वेरी नॉमिनल मंथली अमाउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पेड मेंबर बन के आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इफ नॉट दैट, देन एटलीस्ट लीव अ कॉमेंट, लीव अ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।